गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आवाज ठीक से आ रही है? आवाज और वीडियो ठीक से है? ठीक है, आ जाओ, शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, उच्चक, निम्नक। कल हमने यहां तक इसे पढ़ा था। अब आज आगे हमारा है परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो आज पढ़ते हैं हम परिबद्ध समुच्चय या बाउंडेड सेट। हिंदी में परिबद्ध समुच्चय भी बोल सकते हो। परिबद्ध, जो बंधा हुआ हो। ये एक तरह का आइडिया है, इसमें ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आइडिया है कि सेट बाउंडेड है, मतलब बंध सकता है। जैसे समुद्र में कितना पानी है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना पानी हो सकता है। तो आप एक बड़ा नंबर दे दो जिसको पार ना करे, एक बड़ा नंबर दे दो जिसको पार ना करे, पर्याप्त है। तो यहाँ जब बाउंडेड की विचार आता है, बाउंडेड में आप ये जानना चाहते हैं क्या समुच्चय बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ, कहाँ से कहाँ तक है। ये इंटरेस्ट अभी हमारा नहीं है, इस बात में हमारी फिलहाल रुचि नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्या समुच्चय बाउंडेड है। ये एक व्यापक सोच है एक, कि भाई हमें ये नहीं समझना कि भाई वो कहाँ से एग्जैक्टली बताओ, आप शुरू से बताओ कहाँ से शुरू हुआ, बताओ कहाँ खत्म हो रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म होने वाला विचार नहीं है। ये विचार है कि क्या आपका समुच्चय दो नंबर, एक पीछे और एक आगे, क्या हम दो नंबर सेट कर सकते हैं कि पूरा समुच्चय उन दो नंबरों के बीच में आ जाए, पूरा समुच्चय उन दो नंबरों के बीच में आ जाए। कैसे दो नंबर आपको मिल रहे हैं? क्या ऐसे दो नंबर, एक का नाम के डैश और एक का नाम के, क्या ऐसे दो नंबर आपको मिल रहे हैं जिससे आपका समुच्चय इन दो नंबरों के बीच में सेट हो जाए? इन दो नंबरों के बीच में आपका समुच्चय फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस का हर अवयव के डैश और के बीच में। तो दो नंबर मिल गए, दो नंबर मिल गए। दो नंबर आपको, एक नंबर लेफ्ट का एक नंबर राइट का मिल जाना चाहिए कि पूरा समुच्चय उन दो नंबरों के बीच में आ जाए। आपको एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर मुझे बता के दोगे, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ कोई, जैसे मैंने कहा, पूरी एग्जैक्टनेस की कोई कहानी नहीं है ना, परफेक्शनिस्ट नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा आइडिया क्रिएट किया गया कि भाई समुच्चय बंधा हुआ है या नहीं है, बस बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ हुआ तो इसका मतलब है कि नीचे से नीचे कहीं ना कहीं आप एक नंबर सेट कर सकते हैं कि पूरा सेट उससे ऊपर होगा, और ऊपर भी एक नंबर सेट कर सकते हैं जिससे समुच्चय नीचे नीचे होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके रियल लाइन ले ली, इस रियल लाइन पे मान लो ये आपका सेट है। तो अगर सेट बाउंडेड हुआ, अगर सेट बाउंडेड हुआ तो निश्चित तौर पे आपको एक नंबर के डैश मिल जाएगा कि पूरा सेट के से आगे है, और एक ऊपर भी मिल जाएगा के, जिससे पूरा सेट जिससे नीचे नीचे है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके ये वाला बता रहे हो कि ये वाला बता रहे हो कि ये वाला बता रहे हो, हमें एग्जैक्ट वाली कहानी नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या पूरा समुच्चय, पूरा समुच्चय दो नंबरों के बीच में है या नहीं। क्या आप दो नंबर ऐसे सेट कर सकते हैं कि पूरा समुच्चय, पूरे समुच्चय का हर अवयव, पूरे समुच्चय का हर अवयव। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जब बाउंडेड की बात आती है तो वो कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर दो जहां से वो शुरू हुआ है।
ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर की। यहाँ परिभाषा में देखो कहीं एग्जैक्टनेस की कहानी नहीं डाली गई है। यहाँ कहा गया कोई सेट अगर बाउंडेड हुआ तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक पहले और एक बाद में, चाहे वो कोई मिले, कैसे भी मिले, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी मिल जाए, 2 नंबर, जिससे आपका पूरा सेट, अब आपके सेट का हर एक्स, यहाँ देख सकते हो आपके समुच्चय का हर अवयव, ये सब एक्स है क्योंकि सब अवयव है, ये सब एक्स है, हर एक्स के डैश से आगे है और के से पीछे, हर एक्स के डैश से आगे है और के से पीछे, ये होती है बाउंडेड। क्या ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ तो बाउंडेड है, ऐसा नहीं किया जा सकता तो बाउंडेड नहीं है। तो कोई सेट रुक रहा है, अब ये कोई एग्जैक्ट नंबर वाली कहानी पे दूर रहना प्लीज, इससे दूर रहना। कहाँ से शुरू है एकदम, आप दूरबीन लगा के ये ढूंढो, देखते हैं कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, फिर वो उच्चक निम्नक का विचार है, वो फिर उच्चक निम्नक का विचार है, उसकी बात अलग है। यहाँ से बात हो रही है कि क्या आप सेट को 2 नंबरों के बीच में डाल सकते हैं, या जैसे क्या बाउंड्री बना सकते हैं क्या समुच्चय की? अगर समुच्चय की बाउंड्री बन सकती है, मतलब ये सीमा यहाँ से आगे रहेगा समुच्चय और यहाँ से पीछे रहेगा, ऐसे 2 नंबर अगर बताए जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आपका समुच्चय बाउंडेड है। अगर आपका समुच्चय किन्हीं भी 2 नंबरों, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में है, तो आपका सेट बाउंडेड है। ये बाउंडनेस की परिभाषा होती है, परिबद्धता की परिभाषा होती है। समुच्चय 2 नंबरों के बीच में बंध जाए बस पर्याप्त है। जैसे एक समुच्चय लेते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड डैश 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 डैश। अब अगर इस समुच्चय को देखें तो ये समुच्चय चलता जाएगा, इसमें अनंत अवयव है, इसमें अनंत अवयव है, चलता जाएगा चलता जाएगा। अब हमें ये देखो कि ये समुच्चय अगर हम बनाएं तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में बनने वाला है, क्या इसको बांधा जा सकता है? ये हमारी रियल लाइन रही, रियल लाइन में ये हमारा 1 रहा, ये हमारा 0 रहा, पहला अवयव 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरा 1/2 ये यहाँ होगा, 1/3 लगभग यहाँ होगा, 1/4 लगभग यहाँ होगा, 1/5, 1/6, 1/7 ये सारे यहाँ होंगे। तो आपका पूरा सेट इतने से हिस्से में आ जाएगा। तो आप अब 2 नंबर आराम से बता सकते हैं कि भाई ये नंबर, ये नंबर, कोई भी ले लो, बस आपका सेट तो यहीं तक पूरा हो गया। अब इसके बाद में कोई भी 2 नंबर आप आराम से बता सकते हो, बाउंडेड है, बाउंडेड है, आप बता सकते हो 2 नंबर, है ना? अब आप 1.1 बता रहे हो या 1 बताते हो या 2 बताते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब आइडिया सिर्फ इस बात का है कि आपका समुच्चय बांधा जा सकता है। अब आप इस बात की टेंशन ले रहे हो कि कितनी रस्सी लगेगी, कितनी रस्सी लगेगी, पैसा चुकाना है, तो इस बात की टेंशन छोड़ दो कि कितनी रस्सी लगेगी। टेंशन इस बात की कि बांधा जा सकता है, आपके पास बहुत बड़ी रस्सी है और उसका एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, रस्सी बहुत बड़ी है। बस अब आप ये बताओ क्या आप बांध सकते हो? जवाब हाँ या ना है। आपकी टेंशन शुरू हो जाती है कि रस्सी कितनी लगेगी, पैसा कितना लगेगा, तो वो टेंशन आपकी नहीं है। फिलहाल बाउंडेड का आइडिया सिर्फ इतना है कि बांधा जा सकता है या नहीं बांधा जा सकता। बांधा जा सकता है तो बाउंडेड है, नहीं बांधा जा सकता तो अनबाउंडेड। कई बार होता है कि आगे से बांध पाते हैं, पीछे से नहीं बांध पाते, पीछे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। कई ऐसे होते हैं आगे चलते जा रहे हैं, पीछे फिक्स है। कई ऐसे होते हैं दोनों तरफ चलते रहते हैं, जैसे जेड वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, नेचुरल नंबर वाला लिया था। नेचुरल नंबर वाले में यही है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये आपका रियल लाइन। ठीक है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, तो नेचुरल नंबर में 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, एंड सो ऑन आता ही रहता है। अब आप इसको ऊपर नहीं बांध सकते क्योंकि ऊपर तो ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। हाँ, नीचे से हम बांध सकते हैं, नीचे से हम बांध सकते हैं, नीचे से ये बंध गया, ये वो नंबर है, इस नंबर से ऊपर ऊपर आपका समुच्चय है, लेकिन ऊपर से नहीं बंध पा रहा, तो नीचे से बंध गया तो निम्न परिबद्ध, इसी का नाम हमने कल कहा था, निम्न परिबद्ध, नीचे से बंधा हुआ, नीचे से बंधा हुआ, ये आपका समुच्चय नीचे से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ
नहीं है, ऊपर से अपरिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से अपरिबद्ध है। कोई ऊपर से परिबद्ध होता है, नीचे से अपरिबद्ध होता है, कोई दोनों से अपरिबद्ध होता है, कोई दोनों से बंध। जब दोनों से बंधता है तभी हम परिबद्ध यूज करते हैं। परिबद्ध वर्ड तभी यूज करते हैं जब दोनों साइड से होता है, वरना एक साइड है तो फिर उसका नाम बोल दो। जैसे नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से नहीं है, तो सिर्फ बोल दो नीचे से परिबद्ध है। ऊपर से परिबद्ध, खाली ऊपर से परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्ध बोल दो, ऊपर से बंधा हुआ है ये बोल दो। लेकिन जब दोनों साइड से बंधा हुआ हो तब फिर इस वर्ड का यूज करो कि परिबद्ध है, ऊपरी और निचली। मतलब खाली परिबद्ध शब्द तब यूज करिएगा, ठीक है। हाँ, जो नंबर बताइए, मैंने कहा ना नंबरों पे फोकस नहीं है मेरा। परिबद्धता भी नंबरों पे फोकस नहीं करती। वो कहते हैं भैया बस 2 नंबर बता दो, आप सिर्फ 2 नंबर बता दो कि आपका समुच्चय उन 2 के बीच में है, बस। फिर वो 2 नंबर चाहे आप 1000 और -1000 बोलो, या 10,000 -10,000, या आप 1,00,000 -1,00,000 बोलो। हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि आपने जो 2 नंबर बोले हैं, समुच्चय उनके अंदर होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए, बस। फिर आप कौन से 2 नंबर बोलते हो, आप फ्री है। आप कहोगे इन 2 के बीच में, बिल्कुल सही है। आप कहते हो नहीं, इन 2 के बीच में, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, इन 2 के बीच में भी है। बस हमारा आइडिया कि क्या 2 नंबरों के बीच में इसको बाँधा जा सकता है? हाँ या ना? क्वेश्चन इस बात का है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, परिबद्धता का मतलब ऊपरी और निचली दोनों होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है। अपरिबद्धता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रगुण, महत्वपूर्ण परिणाम। अगर कोई समुच्चय परिबद्ध हुआ, कोई बाउंडेड हुआ, तो उससे जुड़े कुछ परिणाम। ये ऐसे कंसेप्ट है, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके गणित के अंदर भरे पड़े हैं। ये कुछ चीजें जो भी आप पढ़ रहे हैं, उच्चक निम्नक, उच्चक निम्नक, ये वो चीज है जो कोई यहाँ का आइडिया नहीं है, ये लगातार भरा पड़ा है। ये लगातार जो है ना भरा पड़ा है, ये लगातार आपका हर जगह। आप मैथ्स को पढ़ेंगे, अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे आगे, तो उच्चक निम्नक आपको वहां पे भी मिल जाएगा। बाउंडनेस वाली चीज है, ये आपको आगे भी मिल जाएंगी। ओपन सेट क्लोज सेट का भी एक आएगा, विवर्त समुच्चय जिसको ओपन सेट कहते हैं, विवर्त समुच्चय, एक संवर्त समुच्चय का कंसेप्ट आएगा, ये आपका भरा पड़ा है। जैसे जैसे हम हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, ये वो चीजें हैं, परिबद्धता, ओपन सेट, क्लोज सेट, संवर्त समुच्चय, विवर्त समुच्चय। इसके बाद में आएगा सीमा बिंदु, है ना, सीमा बिंदु, सीमा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब गणित के अंदर भरे पड़े हैं। आइडिया एक ही है। ये हो सकता है कि आप गणित के अलग ब्रांच में पढ़ेंगे तो वहां पे अलग नाम यूज हो रहा होगा, लेकिन बेसिक जो आइडिया है वो एक ही है, बाउंडनेस। बाउंडनेस का मतलब बस वही है, समुच्चय को बांध पाना। क्या आप बांध पा रहे हैं? क्या आप समुच्चय को बांध पा रहे हैं? क्या आप ऐसे 2 नंबर बता पा रहे हैं कि एक ये रहा और भाई एक ये रहा और आपका समुच्चय इन 2 के बीच में? ऐसे कोई 2 नंबर बता पा रहे हैं? अब ये नंबरों में अनंत अनंत मत लेना भाई, पता नहीं क्यों नंबरों में अनंत नहीं आता है। नंबरों में अनंत नहीं आता, अनंत कोई नंबर नहीं है, वो एक विचार है। जब आपको बोलना है कि कोई नंबर चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो आप पीछा छुटाने के लिए बोल देते हो अनंत। किसी ने पूछा कि आपके पास, मतलब जैसे बच्चे पूछते हैं कई बार, पापा आपके पास कितने पैसे हैं? तो हम कहते हैं 2,000, बस नहीं, 3,000, बस नहीं, 4,000, बस नहीं, अनंत पैसे हैं बेटा मेरे पास। तो वो पीछा छुटाने वाला एक कारण होता है, जब आप पीछा छुटाना चाहते हैं। वो अनंत सिर्फ एक विचार है, नंबर नहीं है। अब आप अनंत को कभी ऐसे यूज नहीं कर सकते। आप कभी ऐसे नहीं कह सकते के बराबर अनंत, के डैश बराबर अनंत, के बराबर अनंत। कभी बराबर का चिन्ह देखा आपने? कहीं याद आता है? इतनी पढ़ाई के दौरान कभी भी आपने अनंत के लिए बराबर का चिन्ह यूज करते हुए देखा? नहीं, क्योंकि अनंत कोई नंबर है ही नहीं, और बराबर ही होती है नंबरों की। नंबर नहीं है तो बराबर कहां से आएगा? तो ये विचार है। आप लिमिट में भी पढ़ते हैं तो ये विचार पढ़ते हैं कि मैं नंबर को चलाते जाऊंगा, चलाते जाऊंगा, चलाते जाऊंगा। अब इसे चलाते जाऊंगा, चलाते जाऊंगा, अगर मैं ऐसे लिखूं कि चलता जाएगा, 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 अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये, और फिर डैश डैश, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, अगर ये लिखूं, कितना बकवास लगे। इससे बेहतर हमने कंसेप्ट निकाला कि भाई के टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात है, दोनों एक ही विचार है। अब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा को समझाना है कि भैया के टेंड्स टू, मतलब के बढ़ता जाएगा, के बढ़ता जाएगा, के बढ़ता जाएगा, पहुंचेगा नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। अनंत कोई नंबर ही नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? अनंत कोई नंबर ही नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? पता नहीं क्यों अनंत को एक नंबर समझ रहे हो। कहाँ आपने पढ़ा कि अनंत एक संख्या है?
कभी याद है, रियल नंबर में खुद में भी अनंत नहीं होता, रियल नंबर में भी अनंत नहीं होता। जब रियल नंबर में भी आप बोलते हैं तो इसका आइडिया भी आपका यही होता है कि भाई माइनस की तरफ चलते जाओ और प्लस की तरफ भी चलते जाओ, यही होता है। प्लस की तरफ भी चलते जाओ और माइनस की तरफ भी चलते जाओ, है ना। ये कोई वो थोड़ी है -5 से +5, है ना। तो अनंत, वही कह रहा हूँ, अनंत है पीछा छुटाना। जब आपको बोल, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते, अब बोलते जाओ चलते जाओ, चलो बोल भी लिया चलते जाओ, लिखोगे कैसे? ऐसे ही लिखोगे, के चलता जाए, फिर अगली लाइन में फिर लिखा के चलता जाए, फिर तीसरी लाइन में फिर जरूरत पड़ गई, फिर लिखा के चलता जाए। मैथ्स है, ये चीजें आप लिखेंगे थोड़ी। इससे बेटर है कि हम एक काम करते हैं, के टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट खुद ही नाम ऐसा है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आता ही नहीं है। तो जब आता ही नहीं है फिर वो नंबर कैसे हुआ? आपके पास अगर नंबर है तो नंबर की बनावट की खास बात यह है कि हर नंबर के आगे एक नंबर होता है, हर नंबर के पीछे एक नंबर होता है। अगर ये नंबर होता तो इस नंबर के आगे एक नंबर होता, इस नंबर के पीछे एक नंबर होता, और हमें पता होता कि कौन किससे ये बड़ा है, किससे ये छोटा है। हर नंबर किसी ना किसी से बड़ा है, किसी ना किसी से छोटा है। आपका हर नंबर किसी ना किसी से बड़ा है। बता दो कोई रियल नंबर ऐसा है क्या जो किसी से भी छोटा नहीं है? बोलो कोई नंबर बताओ, आप कोई नंबर ऐसा बताओ जिससे कोई भी बड़ा नहीं हो। बिल्कुल होंगे। अगर कोई नंबर है तो x+1 हमेशा उससे बड़ा होगा और x-1 हमेशा उससे छोटा होगा। तो नंबरों की जानकारी हमें ज्ञान है, भूतों की जानकारी नहीं है। भूतों की जानकारी नहीं, नंबर अगर होता तो जानकारी होती कि उससे आगे कौन है, उससे पीछे कौन है, उसका आगे पीछे का सब बैकग्राउंड पता होता। इसलिए अनंत कोई नंबर नहीं है, वो विचार है। ठीक है ना। तो वापस आते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ परमें, पहले फाई। अब जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय फाई के लिए उच्चक और निम्नक नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक संख्या इसका ऊपरी और निम्न परिबद्ध होता है। इसका कोई उच्चक और कोई निम्नक नहीं होता। फाई का कोई, क्योंकि फाई वैसे तो बाउंडेड है, परिभाषा अनुसार फाई बाउंडेड है, क्योंकि फाई खाली है, इसका मतलब कोई अवयव है ही नहीं। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि इस वजह से इसका कोई उच्चक और निम्नक बन ही नहीं पाता, कोई उच्चक निम्नक नहीं बन पाता। हर नंबर इसके अवयवों से बड़ा है, हर नंबर इससे बड़ा है। पूरा का पूरा आर जो है इसका अपर बाउंड है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इसमें आने वाले इस हर नंबर इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो जो भी नंबर आप लोगे वो इससे बड़ा ही होगा, मतलब अपर बाउंड होगा। तो पूरा का पूरा रियल नंबर जो है वो इसका अपर बाउंड होगा, इसका अपर बाउंड पूरा रियल नंबर होगा, इसका लोअर बाउंड भी पूरा रियल नंबर होगा। हर कोई नंबर इससे छोटा है, हर कोई नंबर इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हर कोई नंबर इससे बड़ा है और हर कोई नंबर इससे छोटा है, क्योंकि कुछ हो तो पता चले ना, कोई हो तो पता लगे। तो इस वजह से इसका कोई उच्चक और निम्नक होता ही नहीं है, खाली होने की वजह से। तो एक बात ये याद रखें, रिक्त समुच्चय फाई का उच्चक और निम्नक नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक संख्या इसका ऊपरी परिबद्ध होती है। इसलिए एग्जैक्टली बताना संभव नहीं। खाली समुच्चय क्या बताएं, तो इसे बाहर छोड़ दिया। एक एक समुच्चय जब आता है, लास्ट टाइम भी बताया था, अगर समुच्चय एकक है तो उच्चक और निम्नक वही होगा, उच्चक और निम्नक वही होगा, क्योंकि एकक समुच्चय मतलब खाली एक अवयव है, खाली एक अवयव है। एकक समुच्चय, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अगर कोई सेट सिंगलटन है मतलब एक सिंगल अवयव वाला है, अवयव ही नहीं है ना वो, हमें फिर उसे एक विचार में डालना पड़ता है, एक वैल्यू सेट करके छोड़नी पड़ती है। अब खाली समुच्चय क्या आपके लिए, आप जो तर्क दोगे उसके तर्क के विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। खाली समुच्चय कैसे पता चला कि सब बड़े ही हैं? अगर मैं कहूँ कि सारे अवयव इससे बड़े हैं तो आप कहोगे पता कैसे चला कि सारे बड़े हैं। मैं कहूँगा छोटे हैं तो आप कहोगे कि कैसे पता चला कि छोटे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वही बात है, कुछ है ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि सब बड़े हैं सब छोटे हैं? तो फिर कोई एक अपने हिसाब से एक वैल्यू सेट करके छोड़ दो कि भाई इसका कोई उच्चक निम्नक है ही नहीं, बिना मतलब में कुछ सेट करेंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो उच्चक और निम्नक का कोई भी, इसका फाई का कोई उच्चक निम्नक होता ही नहीं, क्योंकि अवयव ही नहीं है। जो अवयव होंगे तो उच्चक निम्नक तय होंगे ना, तो इसको बाहर निकाल दिया। अब आ जाते हैं सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट सिंगलटन है, अब इसका उच्चक और निम्नक यही होगा, क्योंकि ये एक ही अवयव है।
ये एक ही अवयव है। सिंगलटन सेट मतलब एक अवयव, अब ये एक अवयव है, तो इसका अपर बाउंड ये हो गया, इसको शामिल करते हुए ये इसका अपर बाउंड हो गया, इसका लोअर बाउंड ये हो गया, इसको शामिल करते हुए ये इसका लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव उच्चक होता है, यही उच्चक हो गया, यही निम्नक हो गया। तो ये जो ए अवयव है यही हमारा उच्चक, यही हमारा निम्नक। उस केस में उच्चक और निम्नक दोनों बराबर होंगे, कैपिटल एम। सिंगलटन सेट के केस में आपका उच्चक और निम्नक बराबर होता है, और वही होता है जो अवयव है, वही होता है जो अवयव है। अच्छा, अगला, उच्चक तथा निम्नक दोनों ही एक अपरिमित समुच्चय में हो सकते हैं। अगर कोई समुच्चय परिमित है, कोई समुच्चय परिमित है, ये परिमित है, अपरिमित क्या होता है? परिमित का मतलब जिसमें निश्चित अवयव है। अगर किसी समुच्चय में निश्चित अवयव है, निश्चित मतलब आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कोई समुच्चय निश्चित है, अब निश्चित है 50 होंगे, 500 होंगे, 5000 होंगे, 5 लाख होंगे, निश्चित है इसका मतलब खत्म तो होंगे। अब खत्म होंगे तो उसमें से आप देख के बता सकते हो, देख के बता सकते हो कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो उसका तो उच्चक निम्नक हमेशा होगा। तो परिमित समुच्चय का तो उच्चक और निम्नक सदैव होगा। तो ये लाइन यहाँ ऐड कर लें कि परिमित समुच्चय का उच्चक और निम्नक हमेशा होगा। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसमें अवयव आप गिनकर नंबर डाल के रख सकते हो, A1 A2 A3 और डैश डैश फाइनली AN, कोई ना कोई नंबर पे जाके वो खत्म भी हो जाएगा, किसी ना किसी पे कोई ना कोई गिनती उसकी खत्म हो जाएगी। परिमित बोल रहे हो ना, जैसे इंसान है, धरती पर कितने इंसान है आप गिन सकते हो, कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है बड़ा नंबर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, तो आप गिनती गिन के बता सकते हो A1 A2 A3 इस तरीके से। अब कोई समुच्चय परिमित है तो उसका उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान होंगे। निम्नक दोनों विद्यमान है, उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान है। समझ रहे उच्चक निम्नक क्यों विद्यमान है? क्योंकि ये सेट है, इस सेट के अवयव 50 है या 500 है, तो आप इनको बारी बारी से रियल लाइन के ऊपर जमा सकते हो। भाई तू छोटा है, तू पहले लग, तू बड़ा है, तू उसके बाद लग, तू बड़ा है। तो ये सोचो 50 अवयव, अगर 50 संख्याएं आपके पास हो तो आप रियल लाइन पे सेट नहीं कर सकते क्या? सेट कर सकते हो। अब 50 नंबरों को सेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिए, आप बता सकते हो रैंक 1 किसकी आई? आराम से बता सकते हैं। 5 लाख लोगों के जो नंबर आए वो लिखो, सॉफ्टवेयर में डालो और कह दो जो सबसे बड़ा है वो निकाल दो, वो निकाल देगा, सबसे छोटा है वो निकाल दो। 5 लाख क्यों? अगर 5 करोड़ हो तो, 5 करोड़ हो तो, और 5 करोड़ क्यों? अगर हम ये पता करने चाहें कि पूरे भारत के अंदर जिन्होंने भी अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, सबसे ज्यादा पैसे किसने डाल रखे हैं, आराम से पता चल सकता है आज। तो बहुत है, शायद हो सकता है भारत में 50 करोड़ 60 करोड़ खाते हो, तो 50 60 करोड़ खाते होने के बावजूद भी आप बता सकते हो कि किसके खाते में सबसे ज्यादा है और किसके खाते में सबसे कम है। ठीक है, टाइम ज्यादा हो सकता है, अब ये कह सकते हो 2 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, बिल्कुल लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन बात ये है क्या कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो उच्चक और निम्नक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है, तो इसलिए अगर परिमित समुच्चय हुआ तो उच्चक और निम्नक होंगे। अब अपरिमित समुच्चय में दिक्कत आती है। जब अपरिमित होगा तो आपका दुनिया का कोई भी अपरिमित मतलब जिसमें अनंत अवयव हो, मतलब इतने अवयवों की चलते ही रहे चलते ही रहे। अब आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को लगा दो, अब उसका अधिकतम और न्यूनतम निकालना नॉर्मल तरीके से संभव नहीं है। तुलना करके तो वो कभी नहीं निकाल सकता। भाई परिमित होते हैं, जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने टेस्ट दिए, तो आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके ज्यादा है, क्योंकि 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, कंपेयर हो सकता है। लेकिन जब अनंत अवयव हो तो कंपेयर कैसे करोगे? सपोज करो अनंत अवयव है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4 डैश 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 डैश। अब अनंत अवयव है, अब कैसे पता चलेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है? मान लो आपने A1 लिया, A1 को A2 से कंपेयर किया, A1 A2 को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर A1 बड़ा आया तो A1 को आगे चलने दो, जो बड़ा आते जाए उसको चलने दो। तो A1 मान लो बड़ा आया तो A1 को आगे चलने दिया। फिर A1 को A3 से कंपेयर किया, A1 और A3 में से जो भी बड़ा हुआ वो ले लिया और आगे बढ़ गए, और इस तरीके से चलते गए। लेकिन अनंत है ये अनंत है। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी आपकी, कभी भी आप कंपेयर करके नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि अनंत अवयव है। तो अनंत अवयव वाले मामले में जब अपरिमित समुच्चय होता है, उस केस में दिक्कत आती है कि क्या उच्चक निम्नक होगा या नहीं होगा। लेकिन हम भी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अपरिमित समुच्चयों में भी उच्चक निम्नक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। परिमित में तो हमेशा ही होंगे, परिमित का तो कोई डाउट नहीं है। अपरिमित जो समुच्चय है उनमें उच्चक व निम्नक दोनों ही हो सकते हैं। जैसे इंटरवल ले लो, इंटरवल 1 से लेकर 4 तक अपरिमित समुच्चय है, कभी खत्म नहीं होगा। 1 से 4 के बीच में अनंत अवयव है, इसके बीच में अनंत अवयव है। इसके अगर अवयव बनाए तो इस लाइन, इस टुकड़े के सारे अवयव शामिल है। 1 छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 1 और 4 के बीच में सब शामिल है। तो कितना हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। 1 मिनट और एक ठीक कर लूं। अपरिमित समुच्चय का मतलब नहीं है वो अनंत जाता, उसको अपरिमित कहते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या अगर अनंत है तो उसको अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अपरिमित समुच्चय उसको नहीं कहता जो अनंत जाता है। अनंत जा रहा है वही अपरिमित है, नहीं। अपरिमित वो होता है जिसकी संख्या अनंत होती है, चाहे वो अनंत जाए और चाहे ना जाए, चाहे यहाँ खड़ा खड़ा ही अनंत अवयव अगर उसके पास है तो भी वो अपरिमित है। अपरिमित समुच्चय जिसके पास अनंत अवयव होते हैं। तो 1 से लेकर 4 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, तो ये समुच्चय क्या हुआ? अपरिमित हुआ। लेकिन फिर भी इसका उच्चक और निम्नक दोनों है। इसका उच्चक है 4, निम्नक है 1। तो अपरिमित समुच्चयों के उच्चक निम्नक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे जेड का नहीं है, जेड का नहीं है, जेड का ना तो निम्नक है ना ही उच्चक है। नेचुरल नंबर का ले लो, नेचुरल नंबर का कोई उच्चक नहीं है, निम्नक है 1, उच्चक कोई नहीं है। तो हो सकता है। परिमित का तो हमेशा ही होगा, परिमित में कभी कोई डाउट नहीं। जब भी कोई समुच्चय परिमित है तो उसका उच्चक निम्नक पक्का होगा। लेकिन समुच्चय अपरिमित है तो उसका उच्चक निम्नक होगा या नहीं होगा, वो समुच्चय पे डिपेंड करेगा कि समुच्चय कैसा है। अगला, पर में प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। परिमित समुच्चय मतलब जिसमें निश्चित अवयव है। अब निश्चित संख्या में अवयव है मतलब खत्म होंगे। अब थोड़ा सा इन चीजों के जब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है विजुअलाइजेशन। सबसे बड़ी चीज होती है विजुअलाइजेशन। इससे पहले आप लोग जब भी नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे वो 11th-12th की हो चाहे बीएससी की हो, वहां तक आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस फॉर्मूले होते हैं, उसमें आप मान रखो, सोल्व करो। इसकी शर्त ये होती है, मतलब अधिकतम करना है या उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना है तो उसकी ये शर्त होती है, ये मान रखो। आइलर पर में लगानी है तो ये फॉर्मूला है, इसमें मान रखो। ज्यादातर आप मान रखो फॉर्मूला यूज करो, मान रखो फॉर्मूला, इससे काम चलता है। लेकिन जैसे ही आप हायर मैथमेटिक्स पे आते हैं, यहाँ सब कुछ विजुअलाइजेशन करना होता है। यहाँ सब आपको देखना होता है कि चल क्या रहा है, बन क्या रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि एक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। अब इसे एक रियल लाइन सोचो दिमाग में और देखो कि क्यों एक परिमित समुच्चय परिबद्ध हो जाता है। परिमित समुच्चय, क्योंकि परिमित समुच्चय के पास निश्चित अवयव होंगे। निश्चित अवयव होंगे, 50 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, होंगे, फिक्स ही तो होंगे।
कहीं तो खत्म होगा, कहीं से शुरू होगा और कहीं खत्म होगा। अब ये नहीं कह सकता कि A1 सबसे छोटा है, A2 उससे बड़ा है, नहीं, ये सिर्फ नंबरिंग है, ये सिर्फ नंबरिंग है, ये सिर्फ नंबरिंग है, ये सिर्फ नंबरिंग है। A1 A2 A3, पहले अवयव को मैंने A1 नाम दे दिया, जो भी उस समुच्चय में जो भी अवयव था उसको, एक को आपने A1 नाम दे दिया, एक को A2 नाम दे दिया, एक को A3, एक को A4, एक को A5, एक को A6, डैश डैश जैसे आपने नंबर देने शुरू किए, कहीं ना कहीं जाके लास्ट में खत्म होगा, क्योंकि परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय तो गिनती कहीं तो खत्म होगी, क्योंकि परिमित है, परिमित है तो गिनती खत्म होगी, तो उसकी गिनती कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अब जब आप इसे रियल लाइन पे सेट करोगे, क्योंकि परिमित समुच्चय इसलिए रियल लाइन पे सेट कर पा रहे हैं, वरना अगर अनंत अवयव होते तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि हम सेट कर पाएंगे, हमारी पीढ़ियां ही नहीं सेट कर पाती इसको फिर। लेकिन यहाँ फिक्स है, तो मान लो ये A1 यहाँ आया, A2 यहाँ आया, A3 यहाँ आया इस रियल लाइन पे, A4 यहाँ आया, A5 यहाँ आया, एंड डैश A6 यहाँ आया, A7 यहाँ आया। इस तरीके से आपने इसको सेट कर लिया, और फाइनली कहीं तो खत्म होगा, क्योंकि निश्चित अवयव है। जब खत्म होगा, जब सारे आप जमा लोगे, तो आराम से देख के बता सकते हो कि निम्नक कौन है, उच्चक कौन है। और निम्नक उच्चक बता सकते हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपका समुच्चय बंधा हुआ है, आपका समुच्चय का हर अवयव इन दो के बीच में बंधा हुआ है, और बंधा हुआ है मतलब परिबद्ध है, बंधा हुआ है मतलब परिबद्ध है। अब इसे अपने दिमाग में सोच के देखो, इस चित्र को, इस चित्र को अपने दिमाग में सोच के देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि ये परिमित अवयव है, परिमित अवयव है, इसका मतलब 50 है या 100 है, कितने भी हो, आप इनको आराम से लाइन के ऊपर सेट कर सकते हो। भाई A1 मान लो 5 है, तो जहां 5 है वहां A1 रख दिया, A2 7 है तो जहां 7 है वहां A2 रख दिया, A3 मान लो 2 है तो जहां 2 है वहां A3 को रख दिया, डैश डैश एक एक करके आप टोकरी में से उठाते गए और रियल लाइन पे सेट करते गए। चिंता मत करो, प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। क्यों? 1000 अवयव होंगे या 10,000 होंगे या 1 करोड़ होंगे, कोई ना कोई समय आएगा जब आप सारे जचा के पूरे कर चुके होंगे। जब सारे जच जाएं, देख लो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो निम्न उच्चक हो जाएंगे तो फिर परिबद्ध है। ठीक है, हाँ, इसका विलोम सत्य नहीं है। कोई समुच्चय परिबद्ध हो इसका मतलब वो परिमित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब प्रमेय का साथ में विलोम नहीं लिखा हुआ होता तो अपने आप ही समझ जाओ कि उसका विलोम सत्य नहीं है। एक चीज ये भी अपने कॉमन सेंस में ऐड कर लो कि जब प्रमेय का सिर्फ एक हिस्सा लिखा हुआ है, दूसरा हिस्सा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो गलत है, तभी नहीं लिखा हुआ। वो गलत है तभी नहीं लिखा होता, अगर सही होता तो प्रमेय उसको साथ में भी जोड़ देती, किसी का विलोम भी सत्य है। प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है तथा प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय परिमित होता है, वो इस तरीके से ऐड कर देते। नहीं ऐड किया हुआ है, इसका मतलब वो गलत है, वो गलत है तो इसलिए ऐड नहीं। अब गलत को कितना है, गलत तो बहुत है, सारी चीजें क्यों ऐड करेंगे, तो जो सही सही है वो बोल दो, जो गलत है वो बोलो ही मत, अपने आप समझ जाएगा बच्चा कि जो नहीं बोला है इसका मतलब वो गलत ही है, जो नहीं बोला है वो गलत ही है। तो विलोम सत्य नहीं है। कोई समुच्चय परिबद्ध हो तो वो परिमित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपका इंटरवल ले लो, एग्जाम्पल के लिए इंटरवल ले लो, इंटरवल 1 से लेकर 4 तक का ले लो, ये परिबद्ध है, ये परिबद्ध है, परंतु परिमित नहीं है। ये 1 से 4 के बीच में ही है, यह 1 से 4 के बीच में ही है, परिबद्ध है, परंतु अपरिमित है। अवयवों की संख्या इसमें अनंत है, तो कोई जरूरी नहीं कि परिबद्ध परिमित हो, परिमित परिबद्ध होता है ये जरूरी। तो इस पर मेरा कहना है परिमित होगा तो परिबद्ध होगा, लेकिन परिबद्ध होगा तो परिमित होगा ऐसा जरूरी नहीं। अगला, अगर कोई समुच्चय परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो उसका हर उप समुच्चय भी बाउंडेड होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सोचो क्यों होगा, कल्पना करो, जब समुच्चय खुद बाउंडेड है, खुद इन दो चीजों के बीच में है, तो उसका उप समुच्चय लोगे, उप समुच्चय बनेगा तो उसी से, तो वो भी उन दो नंबरों के बीच में ही आएगा, वो बेचारा बाहर कहां जाएगा। ट्रैक कर रहे हैं आप? जब आपका समुच्चय खुद बंधा पड़ा है, आपका समुच्चय खुद बंधा हुआ है, वो दो नंबरों के बीच में आ रहा है, समुच्चय परिबद्ध है, यानी उसको दो नंबरों के बीच में बांधा जा सकता है।
अब इसका कोई उपसमुच्चय लो, उपसमुच्चय बनेगा तो ऐसे ही, उपसमुच्चय बनाओगे तो बनेगा तो ऐसे ही, कोई उपसमुच्चय बना लो, कैसा भी बना लो। मान लो ये उपसमुच्चय बनाया, एस का उपसमुच्चय एस डैश, ये परिबद्ध हुआ नहीं हुआ, ये परिबद्ध हुआ नहीं हुआ, उसी के तो अवयव उधार ले रहा है, उसी के उधार ले रहा है, वो खुद 2 नंबरों के बीच में आ रहे हैं, उन्हें 2 नंबरों के बीच में बांधा जा सकता है, तो फिर जो उपसमुच्चय होगा वो भी बंधेगा, है ना। तो कोई समुच्चय अगर परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो उसका सबसेट भी बाउंडेड होता है। अगला, अब इसे ध्यान से सुनो और इस बात को पढ़ो और उसे समझो कि क्या कह रहा है। पर में छोटी सी है लेकिन बहुत कमाल है। के जो है वो समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध है, के समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध है, मतलब अपर बाउंड में आता है, यू में आता है। ए जो है, के जो है वो ए में भी है, के ए में भी है और के यू में भी है। और याद करो, याद करो, के ए में भी है, के यू में भी है। अगर के ए में भी है मतलब समुच्चय में भी है, यू में भी है। अगर यू में गया है तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है, यू में गया है इसका मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, यू में है इसका मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, और ए का भी है इसका मतलब ये लास्ट अवयव है, फिर ये लास्ट अवयव है, तो यही उच्चक हुआ, यही उच्चक हुआ। सोचो, अपर बाउंड में है, अपर बाउंड में है, इसका मतलब है कि ए के अपर बाउंड में है, इसका मतलब इस अवयव से सारे अवयव छोटे हैं या बराबर है, इससे बड़ा कोई नहीं है, यानी बाउंड्री, ये बाउंड्री पे खड़ा हो गया। अब ये यू में भी है और ए में भी है, तो फिर ये क्या बचा, उच्चक ही हुआ, ये उच्चक ही हुआ। ये आपका समुच्चय, ठीक है, ये आपका अपर बाउंड हुआ, ये आपका सेट हो गया। अब के यही हो सकता है, यही हो सकता है, क्योंकि यही अवयव वो है जो ए में भी है और जो यू में भी है, क्योंकि जो दोनों में होगा, जो समुच्चय में भी होगा और जो यू में भी होगा, वो निश्चित तौर पे फिर उच्चक ही हो सकता है, वो उच्चक ही हो सकता है, क्योंकि समुच्चय में तो और भी है, समुच्चय में तो और भी है, ऐसा नहीं कि समुच्चय में और नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी अपर बाउंड में नहीं है। ये देखो, ये भी ए में है ना, ए में, लेकिन ये यू में नहीं है, ये भी है लेकिन ये भी यू में नहीं है, क्योंकि ये अपर बाउंड में नहीं है। अपर बाउंड में वही होते हैं जो समुच्चय से बड़े होते हैं, समुच्चय से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। समुच्चय का कोई भी अवयव उनसे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो ये बैठा, इससे बड़ा ये बैठा और इससे बड़ा ये बैठा, तो इसका मतलब ये तो यू में, ए में तो है, ये सब ए में तो हैं, ये सब के सब ए में हैं, परंतु कोई भी यू में नहीं है, और जो यू में पहुंच गया तो इसका मतलब है फिर वो लास्ट है, वही है अंतिम, यू में पहुंच गया इसका मतलब वही अंतिम है, और वही अंतिम है तो वही उच्चक है। तो यही परमे कहती है। ऐसे ही आप लोअर बाउंड के लिए भी परमे बना सकते हैं। अगर कोई अवयव ए में है और वो लोअर बाउंड में भी है, कोई अवयव इसमें भी है लोअर बाउंड में भी है, तो फिर वो निम्नक हो गया। है क्या परमे? नहीं है, तो इसकी परमे यही बना देते हैं। यदि कोई अवयव, नाम दे देते के डैश, के डैश ए में भी है तथा लोअर बाउंड में भी है, एल में भी है, के जो है वो ए में भी है, ये के डैश ले लेते हैं इसका नाम, ये आपका ये आपका लोअर बाउंड। अब कोई लोअर बाउंड में भी है, ए में भी है, तो के डैश एल में हो गया, तो आपका के जो है वो निम्नक हो गया, इनफमम ऑफ।
ये इन्फिमम हो गया K डैश। ठीक है, अगला अब है उच्चक और निम्नक। अगर विद्यमान है तो अद्वितीय होते हैं। उच्चक और निम्नक या तो होते ही नहीं है, और होंगे तो अद्वितीय होंगे। किसी क्रमिक क्षेत्र के किसी अरिक्त परिबद्ध समुच्चय के उच्चक और निम्नक एफ में विद्यमान है तो वह अद्वितीय होंगे। उच्चक और निम्नक यूनिक होते हैं, इकलौते होते हैं। उच्चक होगा तो एक ही जना उच्चक हो सकता है, निम्नक होगा तो एक ही जना निम्नक हो सकता है। इस आइडिया को सोचो कि ऐसा क्या है, क्यों उच्चक दो नहीं हो सकते? उच्चक दो क्यों नहीं हो सकते? दो उच्चक क्यों नहीं हो सकते? कारण ये है, मान लीजिए ये आपका सेट हो गया। हमारी जो उच्च की परिभाषा है उसको सुनो और देखो कि वो परिभाषा इस तरीके से बांध देती है कि दो उच्चक हो ही नहीं सकते। हमने क्या कहा उच्चक की परिभाषा में? हमने क्या कहा कि जो हमारा समुच्चय है एस, उस समुच्चय एस से बड़े और बराबर सभी अवयवों को हम ढूंढेंगे और उनका एक समुच्चय बनाएंगे जिसको सेट ऑफ अपर बाउंड कहा जाएगा। और जो अवयव होंगे उन्हें अपर बाउंड कहा जाएगा। ये अपर बाउंड है, 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 और ये सब अपर बाउंड है। इन सारे अपर बाउंडों को इकट्ठा करके हम एक समुच्चय का निर्माण करते हैं जिसको यू कहा जाता है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। हो गया। फिर इन सारे अपर बाउंडों में से हम सबसे छोटा चुनते हैं, सबसे छोटा चुनते हैं। तो सबसे छोटा चुनते, बस यहाँ पे ही बात आ जाती है। अगर सबसे छोटा चुन रहे हो तो सबसे छोटे दो कैसे हो सकते हैं? सबसे छोटे दो कैसे हो सकते हैं? अगर आप कहोगे कि ये छोटा है तो फिर ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर ये छोटा है तो फिर ये छोटा नहीं हो सकता। इसलिए इसके जो कहानी है, जो परिभाषा है, उसमें मामला फंस जाता है कि भाई सबसे छोटा। अब आप क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड में सबसे छोटा ले रहे हैं। सबसे छोटे दो कैसे हो सकते हैं? एक बेटा 2 साल का है, एक 3 साल का है, तो सबसे छोटा 2 साल का हो गया ना। फिर 3 साल का छोटा कैसे हुआ? या तो दोनों बराबर हो जाए तो वो एक ही हो गए, बराबर हो गए तो वो एक हो गए। रियल नंबरों में कोई भी नंबर अपने अलावा किसी और के बराबर होता नहीं है। रियल नंबरों में, ये बात हमने पढ़ के आए हैं हमारे क्रम अभिग्रहित के अंदर। पहली शर्त हमने यही पढ़ी थी, क्रम अभिग्रहित की पहली शर्त O1 में हमने कहा था त्रिभागीय नियम के अनुसार कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर बाकी सब नंबरों से बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है, और सिर्फ बराबर अगर किसी के है तो वो अपने आप के, अपने आप पांच, पांच के अलावा किसी के बराबर नहीं है। पांच किसी भी और रियल नंबर के बराबर नहीं है सिवाय अपने आप के। तो कोई दूसरे नंबर के बराबर कोई हो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब है वो इकलौता ही होगा। दो नंबर बराबर हो, दो नंबर के बराबर होंगे तो फिर वो दो नंबर ही नहीं है, वो एक ही नंबर है, वो दो है ही नहीं। तो इसका मतलब उच्चक और निम्नक आपका हमेशा बनेगा तो इकलौता ही बनेगा, तो बनेंगे नहीं, या तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, या तो बनेंगे ही नहीं, और बनेंगे तो इकलौते बनेंगे। इस प्रमेय को ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी कमाल के प्रमेय, बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहता है इस प्रमेय का। ये प्रमेय जो है वो प्रूफ में बहुत काम आती है। ये कहती है कि आर के एक अवयव का अरिक्त तथा ऊपरी परिबद्ध का उपसमुच्चय ई है। आर के एक अवयव का अरिक्त ऊपरी परिबंध का उपसमुच्चय ई के उच्चक होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त ये है कि वो निम्न शर्तों को पूरा करे। ठीक है, ये बात तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो ई उच्चक है, ई का जो उच्चक है उसके होने की ये जरूरी शर्तें, ये दो शर्तें जरूरी है उच्चक के होने। अगर अल्फा उच्चक है, अगर अल्फा उच्चक है तो वो इन दो शर्तों को पूरा करेगा, या इन दो शर्तों को अगर अल्फा पूरा कर रहा है तो वो उच्चक है। मतलब दोनों साइड से ये बात काफी है, आवश्यक भी है पर्याप्त भी है। समझते हैं इसको कहना क्या चाहता है। आवश्यक, पर्याप्त, मतलब अगर ये दो बातें सत्य हो जाती है तो अल्फा उच्चक होगा, और अल्फा उच्चक है तो ये दोनों बातें सत्य है। ये दोनों बातें सत्य है तो अल्फा उच्चक है, अल्फा उच्चक है तो ये दोनों बातें सत्य है।
पहले ये दिखाता हूं कि अगर अल्फा उच्चक है तो ये दोनों बातें सत्य है, फिर ये देखेंगे ये दोनों बातें सत्य है तो अल्फा उच्चक है। ठीक है, अगर अल्फा उच्चक है तो पहली बात, अल्फा अगर उच्चक हुआ तो हर एक्स जो समुच्चय का अवयव है वो अल्फा से छोटा होगा या बराबर होगा। बिल्कुल उच्चक की बात यही है, अगर उच्चक है तो हर अवयव जो समुच्चय का है वो उससे या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। बिल्कुल डन, ये बात सही है, क्योंकि उच्चक है इसका मतलब है उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, उसके बराबर हो सकते हैं, उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। उच्चक है, उससे ऊपर थोड़ी हो सकता है कोई, उसके बराबर हो सकते हैं, उसके बराबर हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। डन, ये बात सही है। अब दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर यदि आपने अल्फा में से जो उच्चक है उसमें से थोड़ा सा भी घटा दिया, थोड़ा सा भी घटा दिया उच्चक में से, अगर आपने थोड़ा सा भी घटा दिया तो आपको समुच्चय का कोई अवयव मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा। ये समझाता है कि उच्चक जो होता है वो एकदम किनारे पे खड़ा होता है, एकदम किनारे पे, इतना किनारे पे खड़ा होता है कि अगर आपने उसमें से कुछ भी घटाया तो आपके समुच्चय का कोई अवयव उसको पार कर जाएगा, समुच्चय का कोई अवयव पार कर जाएगा। और ये बात भी सही है, क्योंकि भैया उच्चक लास्ट ही तो होता है, उच्चक जो है वो बाउंड्री पे है, वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है, अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो गोली लगेगी, क्योंकि इधर हुआ उधर गया तो पाकिस्तान वाले गोली मार देंगे, इधर आ गया तो भारत वाले गोली मार देंगे। सिर्फ बाउंड्री पे ही खड़ा है, वो बाउंड्री पे खड़ा है तो कोई गोली नहीं चला सकता, है ना, क्योंकि बाउंड्री पे खड़ा है, किसी देश का नहीं है अभी, लेकिन किसी भी देश में जाएगा गोली चल जाएगी। यही होता है उच्चक के साथ, उच्चक एकदम बाउंड्री पे खड़ा होता है। आ दो दिखाते हैं, ये आपका 1 से लेकर 4 तक का एक सेट ले लेते हैं, जिसमें ना तो 1 शामिल है ना आपका 4 शामिल है। ठीक है, ना 1 शामिल है ना 4 शामिल है। अब इसका जो अपर बाउंड होगा वो यहां से शुरू होगा, और ये वो आपका उच्चक, आपका उच्चक हुआ 4। अगर 4 में मैंने कुछ भी घटाया, 4 में मैंने, ये मेरा अल्फा हो गया, अगर मैंने इसमें कुछ भी घटाया, मामूली सा भी घटाया, तो मेरा उच्चक यहां से शिफ्ट होकर थोड़ा पीछे चला जाएगा। कितना भी पीछे जाए, थोड़ा तो पीछे जाएगा ही, और थोड़ा पीछे जाते ही समुच्चय के अवयव उसको पार कर जाएंगे, क्योंकि ये बंदा बाउंड्री पे खड़ा था, ये बाउंड्री पे खड़ा था। अगर उच्चक थोड़ा सा भी पीछे गया, मामूली सा भी पीछे गया, यहाँ देखो, यहाँ एफ साइलेंट को बहुत छोटा लिया, बस जीरो नहीं लिया, क्योंकि जीरो लोगे तो वही बन जाएगा, जीरो नहीं लिया, जीरो से बड़ा है, 0.1001 ले लो, 10,001 ले लो, जीरो के बराबर का जीरो मत लो, बस जीरो के आसपास का कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि उच्चक एकदम किनारे पे खड़ा है। अगर उसमें से कोई भी अवयव, उसमें कोई भी अवयव अगर आपने घटाया, शिफ्ट कर जाएगा, वो वहां से हटके आगे जाएगा, और जैसे ही वो आगे आएगा आपका समुच्चय उसको, क्योंकि समुच्चय के अवयव पार कर जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री पे था, ये बाउंड्री पे था, है ना, वो बाउंड्री पे खड़ा था, बाउंड्री पे खड़ा था, तो यहां से उठकर अगर थोड़ा सा भी अंदर आया, थोड़ा सा भी अंदर आया तो बाउंड्री पार कर गया, बॉर्डर तो पार हो गया ना, उधर से आ गया, है ना। उच्चक यहां खड़ा है, ठीक है ना, और ये किसी देश का बॉर्डर है, मान लो इंडिया का ही है। अब अगर इस बंदे ने यहां से एक कदम भी इधर लिया, एक कदम भी, तो इसने भारत की जमीन पार कर ली, कर ली, इतनी जमीन पार कर ली, इतनी जमीन इसने पार कर ली, इतने पॉइंट इससे आगे रह गए। कुछ भी कर ले, क्योंकि बाउंड्री का मतलब यही होता है कि आप बाउंड्री पे खड़े हैं, अब आप थोड़ा सा भी सरकेंगे तो आप पार कर ही जाएंगे। तो आप उच्चक का मतलब क्या होता है, उच्चक का मतलब आप बाउंड्री पे खड़े हैं। जब आप बाउंड्री पे खड़े हैं तो बाउंड्री का मतलब यही है कि अब आप किनारे पे हैं। अब आप अगर थोड़ा सा भी इधर आएंगे तो समुच्चय आपको आगे निकल जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उच्चक समुच्चय यहाँ खत्म हो रहा है और उच्चक यहाँ आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना कि समुच्चय तो यहाँ खत्म हो रहा है, उच्चक यहाँ आ रहा है, ये समुच्चय है और उच्चक आपका यहाँ खड़ा है, ये तो समुच्चय हो गया, और उच्चक आपका यहाँ खड़ा है, यहाँ तो नहीं होता। उच्चक समुच्चय के एकदम पास में खड़ा होता है, उच्चक समुच्चय के एकदम सबसे नजदीक, उसके नजदीक कोई नहीं होता, उच्चक सबसे लास्ट होता है।
तो वो खड़ा है, तो वो वहां से अगर हल्का सा भी आगे चला गया तो समुच्चय को पार कर जाएगा, समुच्चय के भीतर चला जाएगा, और समुच्चय के भीतर जाते ही समुच्चय के अवयव उससे बड़े हो जाएंगे। यहाँ कोई, ये देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पढ़ो, सम पक्का 1x तो आपको मिल ही जाएगा, 1x तो आपको मिल ही जाएगा, जो आपके अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। 1x तो पक्का मिल जाएगा, हो सकता है 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 50 मिल जाए, लाख मिल जाए, अनंत मिल जाए, वो अलग बात है। एक की गारंटी पक्की है, एक की गारंटी पक्की है भाई। अनंत समुच्चय हुआ, अगर समुच्चय लगातार हुआ, इंटरवल हुआ, तो अनंत मिल जाएंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा भी खिसकेगा तो अनंत अवयव, क्योंकि ये सब अनंत अवयव है, ये सब अनंत अवयव है, तो आपके अनंत अवयव आपको मिल जाएंगे, जो अब आपके m माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। वरना अगर इंटरवल टूटा हुआ भी है, अगर समुच्चय टूटा हुआ भी है, तो भी देख लो, ये टूटा हुआ समुच्चय 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, अब आपका उच्चक कौन हुआ, ये हुआ, ये आपका अपर बाउंड हो गया, ये आपका उच्चक हो गया। अब मैंने उच्चक को अगर थोड़ा सा भी पीछे किया और यहां लाया, अब A4 बड़ा रह गया ना, A4 इससे बड़ा हो गया, A4 इससे बड़ा है, A4 बड़ा है m माइनस एप्सिलॉन से। जीरो मना किया ना, जीरो लेने का मतलब फिर वो जीरो हो जाता, फिर बदलाव ही नहीं होता, फिर तो उच्चक उच्चक की जगह पड़ा है बेचारा। हम तो उच्चक को शिफ्ट करना चाहते हैं, हम कहते हैं भैया पैर रखना है, तुम्हें आगे पैर रखना है, अब कितना रखो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रखना है। और एप्सिलॉन नॉट इक्वल, अगर एप्सिलॉन बराबर जीरो कर देंगे तो इसका मतलब है कि वहीं खड़े रहो, हिलो ही मत। एप्सिलॉन बराबर जीरो का मतलब हिलो ही मत, बस खड़े रहो। और एप्सिलॉन का मान जीरो नहीं लेना, इसका मतलब है आपको थोड़ा तो खिसकना ही पड़ेगा, हल्का सा ही खिसको, कम खिसको, लेकिन खिसकना ही पड़ेगा। एप्सिलॉन कुछ हो गया ना, अब m माइनस एप्सिलॉन हो गया, अल्फा मान लो 5 है, 5 में से एप्सिलॉन घटाओगे, एप्सिलॉन जीरो है नहीं, तो कुछ भी रखो आप, कुछ भी, अब 5 5 नहीं रहेगा, आप चाहे ले लो, जितना चाहे ले लो, अब 5 तो नहीं रहेगा, मतलब खिसकेगा तो सही, तो खिसक तो गया, अब खिसक गया तो काम हो गया। जीरो से कम लेने का मतलब क्या होगा भाई, कदम आप रखोगे तो प्लस का ही तो कदम रखोगे, माइनस करोगे तो आप उधर चले जाओगे, उधर क्यों जाना है आपको, उधर तो अपर बाउंड में चले जाओगे उधर क्यों जाओगे आप इधर ही जाओ, समुच्चय की तरफ जाओगे ना, जाओगे तो समुच्चय की तरफ, आप यही दिखाने ना, आप उधर जाओगे तो अपर बाउंड में चले जाओगे, अपर बाउंड जाने का आपका कोई मतलब नहीं है। आपका ये है कि भाई आप इधर आना चाहते हो, और आप ये दिखाना चाहते हो कि उच्चक जो है वो कितना कॉर्नर पे होता है। ये जो मैं समझाना चाहती है कि आप ये सोचो कि उच्चक कितना कॉर्नर पे होता है, इतना कॉर्नर पे होता है कि अगर आप समुच्चय की तरफ थोड़ा सा भी चले, समुच्चय की तरफ थोड़ा सा भी चले, तो समुच्चय आपको पार कर जाएगा। अगर आपने उच्चक से उच्चक पे थोड़ा बहुत भी छटपटाहट की, उच्चक पे अगर आप हैं और आपने हल्की सी भी छटपटाहट की, तो आपको समुच्चय पार कर जाएगा, समुच्चय आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी चले, अगर चले, हाँ तो खड़े रहो वहां पे, उच्चक पे खड़े रहो, इतना संवेदनशील है, अगर चले गोली चल जाएगी। तो ये संवेदनशीलता समझाता है उच्चक की, क्या उच्चक कितना संवेदनशील होता है। और अभी देख सकते हो कि ये दोनों बातें उच्चक पे, उच्चक होने का मतलब ये, अभी और अपर बाउंड है, अब ये देखो, ये इन पे लागू, ये नहीं है, इस पे ये लागू है नहीं, ये रहा, इसको मैं अगर थोड़ा सा खिसका दूं, अब इस पे फर्क पड़ेगा नहीं, उच्चक पे ये फर्क पड़ेगा, ये फर्क सिर्फ उच्चक पे पड़ेगा, सिर्फ ये फर्क उच्चक पे पड़ेगा। क्या इस पे पड़ेगा, ये भी तो अपर बाउंड है, ये भी तो अपर बाउंड है, इस पे फर्क पड़ेगा नहीं, इस पे क्या, इसके पास वालों इन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना इन पे फर्क पड़ेगा ना इन पे, खाली उच्चक ही बेचारा ऐसा है जो बाउंड्री पे खड़ा है, उच्चक ही ऐसा है जो बाउंड्री पे खड़ा है, इससे ही शुरू होगा। इसके ही दिक्कत है, अगर कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो वो पहले भारत में खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है तो ऑलरेडी वो इंडिया में ही है, अब वो अगर यहाँ चलता है कोई गोली नहीं मारेगा, ये तो पहले यहाँ खड़ा है, बात इसकी है, ये बाउंड्री पे है, ये खिसकेगा
तो कुछ बिंदु छूट ही जाएंगे, कुछ बिंदु आगे रह जाएंगे इससे। ठीक है, आगे आते हैं अभिग्रहितों के ऊपर। अब तैयार हैं हम अभिग्रहित पढ़ने के लिए, अंतिम प्रकार के अभिग्रहित जिसे कहते हैं पूर्णता अभिग्रहित, कंप्लीटनेस एग्जाम। कंप्लीटनेस एग्जाम, लास्ट एग्जाम। पहला अभिग्रहित था हमारा प्रसार अभिग्रहित, पहला अभिग्रहित हमारा था प्रसार अभिग्रहित। दूसरा ठीक है, तो यह निम्नक और उच्चक अभिग्रहित। हर उपसमुच्चय, जो भी उपसमुच्चय होगा वो परिबद्ध अगर है, ऊपर से परिबद्ध है तो उसका उच्चक जरूर विद्यमान होगा, नीचे से परिबद्ध है तो उसका निम्नक जरूर विद्यमान होगा। ये पूर्णता कहलाती है। पूर्णता का मतलब उच्चक और निम्नक का विद्यमान होना। ये गारंटी देती है कि रियल नंबर के अंदर हर समुच्चय जो परिबद्ध है, चाहे वो ऊपर से परिबद्ध हो और चाहे वो नीचे से परिबद्ध हो, अगर ऊपर और नीचे से परिबद्ध है तो उनके उच्चक और निम्नक जरूर विद्यमान होंगे।
उनके उच्चक और निम्नक जरूर विद्यमान होंगे। अब ये लगेगा कि ये अजीब चीज क्या लाए हो आप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपको बांधता है, ये गारंटी देता है कि अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होंगी। अपरिमेय संख्याओं की ये गारंटी है, ये जो है ये अपरिमेय संख्याओं की गारंटी देता है। एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय लेते हैं एस। एस एक समुच्चय है जिसमें वो रियल नंबर विद्यमान है जिनका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में आता है। इसमें वो सारे नंबर है, इसमें वो नंबर है जिनका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में आता है। अब ये एक बात क्लियर है कि ये परिबद्ध समुच्चय है। परिबद्ध है क्योंकि इसमें हम बांध सकते हैं आराम से इस समुच्चय को बांध सकते हैं, क्योंकि ये इसमें वो नंबर है जिनका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में आता है। इसमें वो अवयव है जिनका स्क्वायर 0 से 2 के बीच में आता है। तो पक्की बात है कि ये समुच्चय, मैं बड़े से बड़ा नंबर खींच के बांध देता हूं, -1 से लेकर 4 के बीच में होगा, नहीं होगा? -1 से 4 के बीच में, -1 से लेकर 4 के बीच में, -1 से 4 के बीच में इस समुच्चय को लो। अब ये समुच्चय आपका यहां बंधा हुआ है, क्योंकि देखो इसमें कौन है, इसमें वो अवयव है जिनका स्क्वायर 2 से ऊपर नहीं जाता, जिनका स्क्वायर 2 से ऊपर नहीं जाता, जिनका स्क्वायर 2 से ऊपर नहीं जाता, जिनका स्क्वायर 2 से ऊपर नहीं जाता। बात समझो, जिनका स्क्वायर 2 से ऊपर नहीं जाता, यानी इसमें कौन कौन आ सकता है? जिसका स्क्वायर आप निकाले और वो 2 से कम आए, वो नंबर यहाँ है। जिनका भी स्क्वायर 2 से ऊपर आएगा वो इसमें नहीं है, जिनका भी स्क्वायर 2 से ऊपर आएगा वो इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें 1.5 है, नहीं, इसमें 1.5 नहीं है, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25, एक का स्क्वायर आता है 2.25, और यहां कहा गया है कि यहां तो वही नंबर है जिनका स्क्वायर 2 से कम है। इसका मतलब 1.5 भी नहीं है, तो 1.5 नहीं है, इसका मतलब 1.5 से नीचे नीचे है ना? तो 1.5 से नीचे नीचे तो 4 से तो नीचे नीचे होना ही होना है, 4 से नीचे नीचे तो होना ही होना है। और मैंने पहले कहा था बाउंडनेस में इस बात का हेडेक नहीं है हमारा कि कहां से कहां तक शुरू है, आप तो सिर्फ 2 नंबर बता दो और बता दो कि इन 2 नंबरों को पार नहीं करेगा, इन 2 नंबरों को आपका समुच्चय पार नहीं करेगा। तो 4 को पार करेगा, ये तो 1.5 को ही पार नहीं कर रहा, 4 को कहां से पार करेगा? ये तो 1.5 को ही पार नहीं कर रहा, 4 को कहां से पार करेगा? चलो 1.5 ले लो, हमें ना तो 4 से लड़ाई है ना हमारी 1.5 से लड़ाई है, चलो 1.5 ले लो। 1.5 से तो नीचे नीचे रहेगा, 1.5 से तो नीचे नीचे रहेगा, 1.5 को तो पार नहीं करेगा। ठीक, आ जाओ, 0 आ जाओ, 0 से ऊपर ऊपर रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 0 का स्क्वायर, इसमें जो भी रखोगे उसका स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 ले लो, तो इन 2 नंबरों के बीच में फिक्स हो गया, और फिक्स हो गया इसका मतलब बाउंडेड हो गया। हमारा ये नहीं किन नंबरों के बीच में बंद हो रहा है, हमें बस ये कंफर्म करना है कि ये बाउंडेड है, हमें ये कंफर्म करना है कि ये सेट बाउंडेड है, बस। फिलहाल हमारे सिर्फ बाउंडेड चाहिए कि भाई एक बार कंफर्म हो जाए कि हमारा समुच्चय बाउंडेड है, तो फिर हमारे उच्चक और निम्नक अभिग्रहित के अनुसार जो भी समुच्चय परिबद्ध होता है, ऊपर से परिबद्ध होता है तो उच्चक विद्यमान होगा, नीचे से परिबद्ध होता है तो निम्नक विद्यमान होगा, यानी इस समुच्चय का उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे, इस समुच्चय के उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे। अब बात है इसका उच्चक है कितना? ऊपर से परिबद्ध ले लो, नीचे से ले लो, कहीं से भी एक साइड से तो परिबद्ध है ये, ठीक है। फिलहाल ऊपर से परिबद्ध है, अब ये और कम कर लेते हैं एक बार, इसे और घटा के 1.5 से तो कम आएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हायर मैथमेटिक्स पकड़ते हैं तो बच्चे का दिमाग जो होता है वो लोअर मैथमेटिक्स का रहता है, और वो हायर मैथमेटिक्स को पकड़ता नहीं है, वो उन नंबरों पर फोकस करता रहता है बार बार, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा, वो आइडिया पे नहीं जा रहा, वो विचार पे नहीं जा रहा, वो विचारों पे संघर्ष नहीं करता, वो संघर्ष कर रहा होता है नंबरों पे। हायर मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है, अब आपने परसेप्शन खोल दिया है, अब आपने अपना जो व्यू है वो खोल दिया है, अब आप छोटे व्यू पे नहीं लड़ते, है ना? जैसे आपकी एक मैच देखिए, टेनिस का मैच चल रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझो कि टेनिस का एक मैच चल रहा है। अब टेनिस का मैच चल रहा है, रोजर फेडरर खेल रहा है या राफेल नडाल खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, फेडरर खेल रहा है मान लो,
तो वहां पे जो दर्शक बैठे होंगे उसमें से एक टाइप के दर्शक होंगे जो इस बात पे फोकस कर रहे होंगे कि फेडरर जो है उसने कौन सी पैंट पहन रखी है, उसने अगर पट्टी बांधी हुई है तो कौन सी बांधी हुई है, किस कंपनी की बांधी हुई है, शॉर्ट्स कौन सा पहन रखा है, टी शर्ट कौन सी पहन रखी है, वो पानी पी रहा है तो कौन सी बोतल से पी रहा है। वो इन चीजों पे गौर करेंगे। ये हो गए फर्स्ट क्लास एक टाइप के लोग जो वहां पे मैच में यही देख रहे हैं। दूसरे टाइप के लोग जो हैं वो बाकी लोगों की गैदरिंग देख रहे हैं कि वहां लोग क्या पहन के आ रहे हैं, कैसे पहन के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मेटलिस्टिक चीजों पे, लोअर चीजों पे फोकस करेंगे। एक लोग वो भी हैं जो ये देखने आए हैं कि फेडरर खेलते कैसा है, वो कैसा खेलते हैं, कैसे शॉट्स मारते हैं, कैसे टेम्परामेंट उनका रहता है, कैसा उनका टेम्परामेंट रहता है जब वो शॉट खेलते हैं, किस तरीके से वो शॉट खेलते हैं, वो ये कर रहे हैं। एक थर्ड टाइप के लोग होते हैं जो हाईली एडवांस होते हैं, वो ये देखने जाते हैं कि राफेल नडाल जब प्रेशर में आते हैं से बाहर कैसे निकलते हैं, वो क्या सीख सकते हैं उस गेम से, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 प्रकार के और 4 प्रकार 5 प्रकार की कैटेगरीज और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार भी बांट लो। तो एक प्रकार के लोग हैं जो पैंट टी शर्ट शर्ट देखने गए हैं या फोटो लगाने गए हैं कि मैं टेनिस का मैच देखने आया हूँ, मैं आज राफेल नडाल के साथ हूँ। एक लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, वो जा रहे हैं ये देखने के लिए कि राफेल नडाल कैसे खेलते हैं और इससे मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे इसकी जो सीख है वो मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। तो 2 विचार हो गए, एक में है जहाँ पैंट शर्ट टी शर्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक है जहाँ विचारों के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ओपन माइंडेड हो रहे हैं। राफेल नडाल खेलो, चाहे फेडरर खेलो, चाहे कोई और खेलो, ये जो खेल रहा है निश्चित तौर पर ये बड़ा खिलाड़ी है और बड़ा खिलाड़ी बड़े गुणों से ही बना होगा, और बड़े गुणों से बना होगा तो ऐसे कौन से गुण हैं जो मुझे इससे लेने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ना कि फेडरर इंपॉर्टेंट है, ना राफेल नडाल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ना तो नाडेल वैसा ही है, फेडरर भी वैसा ही है। हमारा आइडिया है अब्स्ट्रैक्ट कि भैया ऐसा इनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है और वो मैं ले सकूं। और एक बड़े खिलाड़ी में कौन से गुण होते हैं, कल अगर मैं कोच बनूं या मैं अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाना चाहूँ तो मुझे कौन से गुण जो है वो अपने बच्चे में डालने हैं। वो गुणों की बात कर रहा है, वो आइडिया की बात कर रहा है, ना कि पैंट की। अच्छा यही पैंट मेरे बच्चे को पहनाऊंगा, यही रैकेट जो उसने ले रखा है जिस कंपनी का है यही मेरे बच्चे को ला के दूंगा, जिस बोतल से ये पानी पी रहा है यही बोतल मैं अपने बच्चे को ला के दूंगा। एक व्यक्ति ये देख के जा रहा है, एक व्यक्ति ये देख के जा रहा है कि बड़ा खिलाड़ी कैसे बड़ा बना, क्या बड़ा कर रहा है, ताकि मेरे बच्चे में ये गुण डालूं। तो वो इंपॉर्टेंट है। ये 2 थिंकिंग है, एक है आपकी बेसिक थिंकिंग जिसमें आप बेसिक चीजों की बात करते हैं, नॉर्मल लोग यही करते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे के एडमिशन की बात आएगी, वो देखेंगे कौन सी स्कूल ऐसी है जो बढ़िया पढ़ाती है, बढ़िया अच्छा पढ़ाती है, बस लोग कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को, कौन सी स्कूल में भेज रहे हैं, कौन सी किताबें खरीद रहे हैं, वो किताबें खरीदेंगे, वो ड्रेस खरीदेंगे, वो उस स्कूल में भर्ती कराएंगे जहाँ पे बाकी लोग भर्ती करा रहे हैं। वो गुणों की बातें नहीं कर रहे, वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर। तो वो एक लोग है, एक लोग है नहीं भाई स्कूल कोई सी भी हो जाओ, ज्यादा रोल प्ले करती नहीं है, हमें करना होगा, हमें इस तरीके से, इतना रोल स्कूल का रहेगा, इतना रोल मेरा रहेगा, ऐसा मुझे ऐसे करना चाहिए। एक वो लोग है जो आइडिया पे बात करते हैं, विचारों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप हायर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, आप इन नंबरों के साथ नहीं खेलते, छोटे छोटे के साथ, आप बड़े आइडिया के साथ खेलते हैं कि भाई क्या ये समुच्चय बंधेगा या नहीं, किससे बंधेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बंधेगा या नहीं, बोला हाँ बंधेगा, बंधेगा, अगर बंधेगा तो उसका उच्चक होगा, अगर बंधेगा तो उच्चक होगा। अब 1.5 लगाओ आप आगे, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, मतलब नहीं है। 2 से बंध रहा है तो भी बंध रहा है, 3 से बंध रहा है तो भी बंध रहा है, बंध तो रहा है, बात खत्म। बाउंडेड का मतलब ये थोड़ी कहा था कि किस नंबर से बनता है ये बताओ मुझे, बाउंडेड ने कहा था ये बंध रहा है क्या, हाँ बस ठीक। तो ये हो गया बाउंडेड। अब ये बंद किससे रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज, इसका उच्चक जो है, बाउंडेड है तो उसका उच्चक होगा, उच्चक है। अब इसका उच्चक कौन होगा ये देखो, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आपकी रियल लाइन रही। देखो 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आता है ना। इसमें कौन कौन से आएंगे उनकी बात करते हैं। 1.5 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। 1.4 आएगा, 1.4 आएगा, हाँ 1.4 आएगा क्योंकि 1.4 का स्क्वायर कितना है, कैलकुलेटर हो तो 1.4 का स्क्वायर निकाल लो। और ऑब्वियसली बात है 1.4 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा क्योंकि 1.4 का स्क्वायर 2 से तो कम ही आएगा, 1.4 का स्क्वायर 2 से कम आएगा, यानी ये बिंदु समुच्चय में है। आगे चले 1.41 ये भी आएगा, ये भी समुच्चय में आएगा, 1.41 ये भी समुच्चय में आएगा। मैं कैलकुलेटर लाता हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको वैल्यू बताऊं जिससे कहानी समझ में आए।
1.4 का स्क्वायर होता है 1.96 और 2 से कम आ रहा है मतलब ये है, तो 1.4 तो हमारे समुच्चय का हिस्सा होगा। 1.41 ये भी होगा 1.41, इसका स्क्वायर किया, बोले हाँ इसका स्क्वायर आ रहा है 1.988, इसका स्क्वायर आ रहा है मतलब ये भी है। अच्छा, इसके आगे कोई नंबर और ले लें, 1.414 ये भी होगा, 1.414 का स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर आया 1.9993 मतलब ये भी है। फिर इसके आगे और चलते हैं, 1.4142 ये नंबर भी होगा, बिल्कुल होगा, 1.4142 का स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर आता है 1.9999 मतलब 2 से कम आ रहा है, ये भी होगा। अब हम चलते जा रहे हैं, ये भी होगा, ये भी एस में होगा, ये भी एस में होगा, ये भी एस में होगा। अब बताओ कौन सा नंबर होगा जहां जाके ये रुकेगा? तो एग्जैक्टली ये जाके रुकेगा, इसका उच्चक आएगा √2, क्योंकि √2 से पहले पहले हर नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा होगा। √2 से पहले पहले कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा होगा, क्योंकि √2 का ही स्क्वायर 2 होता है, √2 का ही स्क्वायर 2 होता है, यानी √2 से पहले कोई भी नंबर लोगे, √2 से पहले कोई भी नंबर लोगे आप, तो उसका स्क्वायर 2 से कम आएगा। तो यानी √2 से पहले पहले सारे नंबर समुच्चय में है, √2 आपका उच्चक होगा, और √2 उच्चक होगा तो हमारे उच्चक अभिग्रहित के अनुसार √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, √2 रियल नंबर है, √2 एक रियल नंबर है। तो फाइनली स्वागत है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं भी अब हमारे परिवार का सदस्य बन गई है। इस उच्चक और निम्नक अभिग्रहित के कारण अब ऐसी संख्याएं भी हमारे समुच्चय का हिस्सा होंगी। ये है इसकी कमाल, उच्चक और निम्नक अभिग्रहित का महत्व है। ये अपरिमेय संख्याओं का जन्म यहां से होता है, अपरिमेय संख्याओं का जन्म यहां से होता है। अभी तक हमने जितने भी पहले जो पढ़े थे, उन सबसे आप वास्तविक जो पूर्णांक है, प्राकृत संख्याएं हैं, नेगेटिव संख्याएं हैं, जीरो है, उनको समझ सकते हैं, लेकिन √2 को नहीं समझ सकते कि √2 आपके रियल नंबर का हिस्सा कैसे बना, √2 आपके रियल नंबरों में होगा, ये बात कैसे प्रूफ हुई? ये प्रूफ होती है यहाँ से। उच्चक और निम्नक अभिग्रहित जो है वो जन्मदाता बनते हैं √2 का, यानी अपरिमेय संख्याओं का। अब इससे अपरिमेय संख्याओं का आगमन हो गया। आप कोई कहे कि √2 वास्तविक संख्याएं हैं, ये कैसे प्रूफ हुआ? तो ये यहाँ जाके प्रूफ होता है कि √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो समुच्चय है ये ऊपर से परिबद्ध है और इसका उच्चक है √2, इसका उच्चक √2 है, और हमारा उच्चक अपग्रेड कहता है कि कोई समुच्चय जो ऊपर से परिबद्ध है तो उसका उच्चक हमारे रियल नंबर के पास जरूर होगा, और इस समुच्चय का उच्चक √2 है, इस समुच्चय का उच्चक √2 है, तो √2 हमारे पास होगा। तो इसलिए फाइनली हम पहुंच गए और हमारे पास अब कंप्लीट हो गए। इनसे अब हम पूरे रियल नंबर को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात है इन अपरिमेय संख्याओं को और समझने का, वो हम कल के लेक्चर में इसको और ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी परेशान ज़रूर करती होगी, लेकिन ये वो थ्योरी है जो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप एडवांस मैथ्स में जाएंगे, अगर आप में से कोई भी आगे CSIR नेट के लिए जाता है तो फिर आपको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी और इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हायर मैथमेटिक्स है वो थ्योरी है, वो न्यूमेरिकल नहीं है। आज आप CSIR नेट पढ़ेंगे तो CSIR नेट में देखेंगे आप बहुत कम है जहाँ सवाल निकालते हैं, बहुत कम है जब आप पेन चला के सवाल निकालने की जरूरत पड़ती है आपको। ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट के ऊपर होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा और होता भी है। आप याद कीजिए, आपने 12th में जो पढ़ा था उसमें सबके सब न्यूमेरिकल थे, फिर आप कॉलेज में आए तो आपको पता चला कि 60% न्यूमेरिकल है, 40% थ्योरी है। फिर आप पीजी में गए, पीजी में आके देखते कि 90% थ्योरी है, 10% न्यूमेरिकल है। तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल खत्म होता चला जाता है और थ्योरी जो है वो गवर्निंग बॉडी हो जाती है, थ्योरी ही राज करती है लास्ट में। तो हायर मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी ही मिलेगी और यही मिलेंगे, क्योंकि हो गई बात है। न्यूमेरिकल जितना है ना वो छोटी क्लासों में हो जाता है, सवाल निकालने का काम छोटी क्लासों का होता है, बड़ी क्लासों का काम होता है थ्योरी बनाना, कंसेप्ट बनाना। नहीं, संडे को देखते हैं,
अभी मेरी इच्छा तो नहीं है संडे को क्लास लेने की। संडे को कुछ काम है, घरेलू काम है, पहले वो निपटाऊंगा, और अगर समय बना तो कोशिश करूंगा क्लास लेने के लिए, और नहीं बना तो कल की छुट्टी है, मौज करिए। ठीक है, पूर्णता विग्रहित यही है और कुछ नहीं है, इसी का नाम है पूर्णता विग्रहित, इन्हीं का नाम पूर्णता विग्रहित है। उच्चक और निम्नक का होना पूर्णता विग्रहित है, उच्चक और निम्नक का होना ही पूर्णता विग्रहित है। अगर कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है, कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो उसका उच्चक विद्यमान होगा रियल नंबर के पास, और कोई समुच्चय नीचे से परिबद्ध है तो उसका निम्न परिबद्ध होगा। बस, उच्चक और निम्नक की गारंटी ही पूर्णता विग्रहित। पूर्णता विग्रहित का मतलब दो अभिग्रहित है, पूर्णता अभिग्रहित में दो अभिग्रहित है, उच्चक अभिग्रहित, निम्न अभिग्रहित। उच्चक अभिग्रहित अगर समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो उसका उच्चक होगा, नीचे से परिबद्ध है तो निम्न परिबद्ध होगा, मतलब निम्नक होगा। नीचे से बंधा हुआ है तो निम्नक होगा, ऊपर से बंधा हुआ है तो उच्चक होगा। गारंटी है ये गारंटी है कि उच्चक और निम्नक आपका जरूर होगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से बाकी।